Hello and welcome back, guys. In this video we will be talking about non-stress test, one of the most widely used tests in antepartum period. Why? Because it is simple to perform, relatively quick, non-invasive. So the timing is it should be started after 30 weeks and twice weekly. ठीक है, हफ्ते में 2 बार. नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेस्ट कि अगर फीटल एक्टिविटी होती है तो उसके साथ एक्सेलरेशन देखने को मिलता है. जनरली अगर हम भी कोई मूवमेंट करते हैं तो हमारा हार्ट रेट एक्सेलरेट होता है. वही प्रिंसिपल अप्लाई किया गया कि जो फीटल एक्टिविटी होगी तो एक्सेलरेशन देखने को मिलेंगे हार्ट रेट में. इसका मतलब कि दे वांट टू असेस द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कि अगर सी एन एस अलर्ट है तो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स भी आएंगे. कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स क्या है कि जब फीटल एक्टिविटी करे तो एक्सेलरेशंस दिखने चाहिए. ओके तो ये पूरा प्रिंसिपल है कि जब फीटल मूवमेंट होंगे, फीटल मूवमेंट के साथ एक्सेलरेशंस मिलेंगे. उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उनकी ड्यूरेशन क्या होगी, वो अभी हम आगे देखेंगे. तो रिक्वायर्ड फीटल मैच्योरिटी, इस टेस्ट को असेस करने के लिए जो फीटल मैच्योरिटी चाहिए वो 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक अप्रॉक्सीमेटली अचीव हो पाती है. इसीलिए बिफोर 32 वीक्स अगर ये टेस्ट कराते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं. और बिफोर 24 वीक्स तो एट एनी हाउ बिफोर 24 वीक्स ये टेस्ट नॉन रिएक्टिव नॉन रीअश्योरिंग ही आने वाला है, क्योंकि 24 वीक्स तक तो फीटल हार्ट रिएक्टिविटी मैच्योर हो पाती है. So this test is valuable to identify what? This test is valuable to identify fetal wellness. तो ये किसको आइडेंटिफाई करता है? फीटल वेलनेस को रेदर देन द इलनेस. ये क्वेश्चन भी आता है. वेलनेस का मतलब ये है कि ये असेस करेगा कि फीटल्स को कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, फीटल कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है. फीटल कॉम्प्रोमाइज़ किन किन कंडीशन में होता है? जबकि मदर को कोई मेडिकल इलनेस हो, मेडिकल इलनेस सच एज हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी का केस हो, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो. इस तरह के केसेस में हम ये टेस्ट एडवाइस करते हैं. ओके नेक्स्ट, इस टेस्ट के अंदर साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग होती है दो चीज़ों की, फीटल हार्ट रेट की और यूट्राइन एक्टिविटी की. बाय विच इंस्ट्रूमेंट, बाय विच डिवाइस? ये कार्डियोटोकोग्राम है, इसके थ्रू हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं. इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 2 प्रोब होते हैं. वन इज़ द टोको प्रोब एंड अनदर वन इज़ द कार्डियो प्रोब. ठीक है, ये डॉपलर ट्रांसड्यूसर है और ये हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर है. ये कार्डियो प्रोब है जिसके थ्रू फीटल हार्ट रेट को रिकॉर्ड किया जाएगा. और ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर है जिसके थ्रू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा. और आप मदर के हाथ में देख रहे हो, इसको कहते हैं इवेंट मार्कर, जिससे कि वो फीटल मूवमेंट्स जब भी उसको फीटल मूवमेंट फील होंगे वो इसको रिकॉर्ड कर सकती है स्क्रीन पर बाय दिस डिवाइस. ओके नेक्स्ट आप देख सकते हो. नेक्स्ट ये ग्राफ है. इस ग्राफ में इस ट्रेसिंग पेपर में ये जो 2 वेव दिख रही है, इसमें जो ऊपर वाली वेव है ये रिप्रेजेंट करती है फीटल हार्ट रेट को. ये फीटल हार्ट रेट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो ये नीचे वेव दिख रही है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करती है. ओके नेक्स्ट, अच्छा ये टेस्ट के रिज़ल्ट्स कैसे कैसे आ सकते हैं? ये रिएक्टिव आ सकता है, नॉन रिएक्टिव आ सकता है, इनएडिक्वेट आ सकता है. सो हम इस रिएक्टिव का मतलब है रीअश्योरिंग, मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके विद फीटल हार्ट, विद फीटल CNS, सब कुछ बढ़िया है, हेल्दी है एज ऑफ नाउ. क्योंकि इस टेस्ट की कोई प्रिडिक्टिव वैल्यू नहीं है, तो ये टेस्ट जिस वक्त कर रहे हो उस वक्त का हेल्थ स्टेटस बेबी का, फीटस का बताता है. ठीक है, तो रीअश्योरिंग का क्राइटेरियाज क्या है कि अगर हार्ट रेट 110 से 160 हो, क्योंकि बिलो 110 क्या हो जाएगा आपको पता है, ब्रेडिकार्डिया, और अबव 160 क्या हो जाएगा, टेकीकार्डिया. वो हमें नहीं चाहिए. नॉर्मल बीट टू बीट वेरिएबिलिटी 5 बीट्स पर मिनट आनी चाहिए. और एक्सेलरेशंस की बात की जाए तो 20 मिनट के ऑब्जर्वेशन के अंदर 2 एक्सेलरेशंस मिलने चाहिए, जिसका ड्यूरेशन 15 सेकेंड्स होगा और जिसका एम्पलीट्यूड 15 बीट्स पर मिनट होगा अबव द बेस लाइन.
तो अब आपके दिमाग में थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे होंगे रिलेटेड टू कि ये वेरिएबिलिटी क्या है, एक्सेलरेशंस कैसे देखने हैं. सो फॉर दिस लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. तो आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे ये जो मैं पहले ही बता चुकी थी इस बारे में, ये वेव, ऊपर वाली वेव जो है ये रिप्रेजेंट करती है फीटल हार्ट रेट को, और नीचे वाली में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वेव है ये. ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस ट्रेसिंग पेपर में ये दो एक्सिस होती हैं. ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाई एक्सिस पे जो मेजरिंग दे रखी है ये फीटल हार्ट रेट दे रखा है 60, 80, 100, 120. ये फीटल हार्ट रेट के मेजरमेंट दे रखे हैं. और यहाँ पे बाई एक्सिस पे यहाँ शो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग चल रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हर एक स्मॉल बॉक्स है, विच हर एक स्मॉल बॉक्स इक्वल होता है 10 सेकेंड्स के. ओके, तो हम बात करते वेरिएबिलिटी के बारे में. वेरिएबिलिटी क्या होती है? ये आप जो भी फ्लक्चुएशन देख रहे हो इस वेव में, ये जो ऑसिलेशंस देख रहे हो, इसे कहते हैं वेरिएबिलिटी. मींस वेरिएशन इन दी फीटल हार्ट रेट, इसे कहते हैं वेरिएबिलिटी. अब बेसलाइन हार्ट रेट क्या होता है? बेसलाइन हार्ट रेट होता है वो हार्ट रेट जिसमें कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी देखने को मिली है. मींस अगर हमने 2 मिनट का सेगमेंट लिया तो 2 मिनट के इस सेगमेंट में, सपोज़ मैंने ये 2 मिनट का सेगमेंट लिया, इसमें हमारा जो हार्ट रेट है इसके अंदर आप देख सकते हो कोई भी मार्क्ड वेरिएबिलिटी नहीं है. एक तरीके से स्टडी हार्ट रेट है. ठीक है, कोई भी ऐसे आप इतने नहीं ज़्यादा कोई पीक्स नहीं देख रहे हो या बहुत इंटेंसिफाइड वेरिएबिलिटी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है. तो इस 2 मिनट के सेगमेंट में से जो मीन हार्ट रेट निकल के आएगा वो हो जाएगा इस पर्टिकुलर ग्राफ का बेसलाइन हार्ट रेट, जो कि जैसे कि यहाँ पे दिखाया 120 है. तो अगर यहाँ बेसलाइन हार्ट रेट 120 है, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया वेरिएबिलिटी क्या है और बेसलाइन हार्ट रेट क्या है. अभी इस टेस्ट में बात की जाती है एक्सेलरेशन विद द फीटल मूवमेंट. तो ये देखिए इस ग्राफ में दिखाया गया है, ये आप देख सकते हो ये एक्सेलरेशंस हैं जो कि हार्ट रेट ट्रेसिंग के थ्रू ये जो फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशंस दिखाए गए हैं और ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं फीटल मूवमेंट के साथ. ये जो आप ब्लैक कलर की मार्किंग्स देख रहे हो ये फीटल मूवमेंट्स की रिकॉर्डिंग है थ्रू दैट इवेंट मार्कर जो उस इमेज में दिखाया गया था. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन करस्पॉन्ड कर रहे हैं फीटल मूवमेंट के साथ. इसका मतलब ये एक ये एक नॉर्मल ट्रेसिंग है नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर. ठीक है, सो नॉन रिएक्टिव टेस्ट, कब टेस्ट नॉन रिएक्टिव बोलेंगे, कब नॉन रीअश्योरिंग बोलेंगे? जब ये 3 क्राइटेरिया जो हमने पीछे पढ़े थे वो मेट नहीं हो रहे हों. एब्सेंस ऑफ एनी फीटल रिएक्टिविटी. इनएडिक्वेट टेस्ट कब बोलेंगे? जब एडिक्वेट फीटल हार्ट ट्रेसिंग नहीं आ पाई है. ऐसा कब होता है? जैसे सपोज फीटल स्लीप इज़ वन ऑफ द कंडीशन जिसमें कि फीटल हार्ट रिएक्टिविटी लेस होती है, डिक्रीज़ हो जाती है. तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम वाइब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन भी करते हैं जिससे कि हम फीटल स्लीप को क्वाइट स्टेट से एक्टिव स्टेट में चेंज कर सकें. सो दैट सपोज़ हमने 20 मिनट का ऑब्जर्वेशन किया और हमें 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन, 2 से कम एक्सेलरेशंस मिलते हैं, तो हम इसको 20 मिनट के लिए अगेन रिपीट करेंगे और साथ में VAS भी करेंगे सो दैट हम एक्सक्लूड कर सकें एनी पॉसिबिलिटी कि हमें ये टेस्ट चेक करना है कि फीटल हाइपॉक्सिया तो नहीं हो रहा है. तो हम फीटल स्लीप की कंडीशन को एक्सक्लूड करने के लिए VAS का सहारा लेते हैं, VAS को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इफ़ द टेस्ट इज़ नॉन रिएक्टिव, टेस्ट का वैल्यू नॉन रिएक्टिव, नॉन रीअश्योरिंग आता है, तो इस टेस्ट को रिपीट किया जा सकता है लेटर और सेम डे पर. परफॉर्म अनदर टेस्ट ऑफ फीटल वेलबींग, या फिर हम अनदर टेस्ट के साथ कंफर्मेशन ज़रूर लेते हैं, जैसे कि क्योंकि ये टेस्ट 100% रिलायबल तो नहीं है, इसीलिए इस टेस्ट की अगर फाइंडिंग नॉन रिएक्टिव आती है, नॉन रीअश्योरिंग आती है, तो हम इस टेस्ट के साथ कंफर्मेटरी करने के लिए, फर्दर इवैल्यूएशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं या फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट करते हैं. ओके, सो
आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। और ये टेस्ट नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी तरह की स्ट्रेस को इंड्यूस नहीं कर रहे हैं इन द प्रेग्नेंट लेडी। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में हम कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करते हैं थ्रू निप्पल स्टिमुलेशन और थ्रू ऑक्सीटोसिन। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।